तो द्वितीय विश्व युद्ध शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी संघर्ष। पर सवाल यह है कि इसकी शुरुआत हुई कैसे? क्या ये सिर्फ एक घटना थी? नहीं, ये घटनाओं की एक पूरी चेन थी, एक डोमिनो इफेक्ट, जिसने एक-एक करके पूरी दुनिया को युद्ध की आग में धकेल दिया। और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, कि कैसे एक शांति की संधि एक वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकती है। 1919 से लेकर 1939 तक का ये सफर हमें यही बताएगा कि कैसे शांति लाने की कोशिश ने ही इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के बीज बो दिए थे। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध किसी एक गलती या किसी एक वजह का नतीजा नहीं था। जैसा कि ये कहता है, ये कई घटनाओं का एक सिलसिला था, कई कड़ियां थीं जो एक साथ जुड़ती चली गईं और आखिर में इन्होंने मिलकर एक ऐसी आग लगा दी जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। तो हमारी कहानी का पहला डोमिनो गिरता है पहले विश्व युद्ध के खत्म होने पर, जब वर्साई की संधि हुई। कहने को तो ये एक शांति समझौता था, लेकिन असल में इसने ही अगले महायुद्ध की जमीन तैयार कर दी थी। इस संधि का सबसे विवादित हिस्सा था ये वॉर गिल्ट क्लॉज। जरा सोचकर देखिए, एक पूरे देश पर अकेले ही पूरे युद्ध का इल्जाम लगा दिया गया। इस एक क्लॉज ने जर्मन लोगों के मन में अपमान और गुस्से की वो भावना भर दी जो सालों तक सुलगती रही। और सिर्फ इल्जाम ही नहीं, सजा भी। वो भी ऐसी वैसी नहीं, जर्मनी पर $33 बिलियन का जुर्माना लगाया गया। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि जर्मनी को इसे चुकाते चुकाते साल 2010 आ गया। जी हाँ, लगभग 90 साल लग गए। इस आर्थिक बोझ ने देश की कमर ही तोड़कर रख दी। तो इस भारी भरकम जुर्माने का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। महंगाई इतनी बढ़ गई कि 1923 तक बर्लिन में एक ब्रेड खरीदने के लिए 200 अरब मार्क देने पड़ते थे। मतलब ये कोई शांति संधि नहीं थी, ये तो जैसे अगले विश्व युद्ध का एक खुला न्योता था। तो जब एक देश इतना टूट चुका हो, अपमानित महसूस कर रहा हो, तब क्या होता है? तब वो एक मसीहा ढूंढता है, एक ऐसा नेता जो बड़े बड़े वादे करे, जो पुराने गौरव को वापस लाने की बात करे। और जर्मनी की इसी हताशा ने एडोल्फ हिटलर के लिए सत्ता का रास्ता खोल दिया। और हिटलर ने इसी मौके का फायदा उठाया, बड़ी चालाकी से। उसने लोगों के गुस्से को, उनकी निराशा को अपनी ताकत बनाया। एक दशक के अंदर जर्मनी के हर संकट को सीढ़ी बनाकर वो 1933 में देश का तानाशाह बन बैठा। और इस तरह एक टूटे हुए राष्ट्र ने अपना भविष्य एक ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया जो उसे और भी बड़ी तबाही की ओर ले जाने वाला था। और जैसे ही सत्ता हाथ में आई, हिटलर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ा दी और एक विशाल जर्मन साम्राज्य बनाने के अपने खतरनाक सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। उसकी पूरी विदेश नीति एक बहुत ही खतरनाक सोच पर टिकी थी, लेबेन्सराम, जिसका मतलब है रहने की जगह। हिटलर का मानना था कि महान आर्य नस्ल को फैलने के लिए और जमीन चाहिए, और इसके लिए दूसरे देशों को जीतना और वहां के लोगों को हटाना पूरी तरह से जायज था। और फिर उसने एक-एक करके दुनिया के सब्र का इम्तिहान लेना शुरू किया। पहले खुद की सेना बनाई, फिर ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद उसकी नज़रें चेकोस्लोवाकिया पर गड़ गईं। वो हर बार सीमाएं लांघता रहा और दुनिया देखती रही। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया ने कुछ किया क्यों नहीं, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस ने। सच तो ये है कि वो पहले विश्व युद्ध की तबाही देख चुके थे और किसी भी कीमत पर एक और युद्ध नहीं चाहते थे। इसी डर ने जन्म दिया तुष्टीकरण की नीति को, यानी हिटलर को थोड़ा बहुत देकर शांत रखने की कोशिश। उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलिन को देखिए। उनके इन शब्दों में एक उम्मीद तो है, लेकिन एक भोलापन भी। उन्हें सच में लगा कि हिटलर की कुछ मांगे मान लेने से शांति खरीदी जा सकती है। पर ये इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक साबित हुई। और बस यहीं पर उम्मीद और हकीकत का फर्क साफ हो जाता है। चेम्बरलिन शांति की उम्मीद लेकर लौटे। हिटलर ने वादा किया कि ये उसकी आखिरी मांग है, और फिर कुछ ही महीने बाद उसने वो वादा तोड़ दिया और पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। तुष्टीकरण की नीति बुरी तरह से फेल हो चुकी थी। अब जब चेकोस्लोवाकिया हाथ में आ गया, तो हिटलर की नजरें पड़ी पोलैंड पर, और बस यही वो आखिरी डोमिनो था जिसके गिरते ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया।
इस हमले के लिए हिटलर ने एक नई और खौफनाक युद्ध रणनीति तैयार की थी। तो 1 सितंबर 1939 ये वो दिन था जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। हिटलर के इस कदम ने साफ कर दिया कि वो अब रुकने वाला नहीं है, और इसके ठीक 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। और ये हमला कोई आम हमला नहीं था। हिटलर ने एक नई खौफनाक रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं ब्लिट्जक्रिग। जर्मन भाषा में इसका मतलब है बिजली की रफ्तार से युद्ध। इसका एक ही मकसद था, दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना ही उसे तबाह कर देना। तो ये ब्लिट्जक्रिग था क्या? बहुत सिंपल और बहुत ही खतरनाक। सबसे पहले अचानक तेजी से हमला करो, फिर पैंजर टैंक्स दुश्मन की लाइनों को चीरते हुए आगे बढ़ते थे और ठीक उसी वक्त ऊपर से जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे बमों की बारिश कर देती थी। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, खेल खत्म हो जाता था। और इस तबाही को और भी असरदार बनाने के लिए एक और चीज थी। जर्मन सैनिकों को अक्सर पेरविटिन नाम की एक दवा दी जाती थी, जिसे आज हम क्रिस्टल मेथ के नाम से जानते हैं। इस ड्रग के असर से सैनिक कई दिनों तक बिना सोए बिना थके लड़ सकते थे। ये युद्ध का एक नया और बेहद बेरहम चेहरा था। और इस ब्लिट्जक्रिग का असर देखिए। कुछ ही महीनों के अंदर एक के बाद एक देश जर्मनी के कब्जे में आते गए। डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड और फिर फ्रांस भी हार गया। अब पूरे यूरोप में हिटलर के सामने सिर्फ एक देश खड़ा था, ब्रिटेन। फ्रांस के गिरने के बाद एक बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन बनी। डनकर्क के बीच पर करीब 4 लाख ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक चारों तरफ से जर्मन सेना से घिर गए। उनके पीछे समुद्र था और सामने दुश्मन। उनका बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर जो हुआ उसे इतिहास में डनकर्क का चमत्कार कहा जाता है। रॉयल एयरफोर्स ने आसमान से कवर दिया और नीचे समंदर में ब्रिटेन के आम नागरिक, जी हाँ आम लोग, अपनी छोटी छोटी मछली पकड़ने वाली नावें लेकर उन सैनिकों को बचाने निकल पड़े। और इसका नतीजा वाकई चौंकाने वाला था। उन 4 लाख फंसे हुए सैनिकों में से 3.5 लाख को बचा लिया गया। भले ही ये एक सैन्य हार थी, लेकिन इस बचाव अभियान ने मित्र देशों के हौसले को टूटने नहीं दिया। इस रेस्क्यू के बाद जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि ब्रिटेन अब हार मान लेगा, तब उसके प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने वो भाषण दिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने साफ कर दिया कि ब्रिटेन लड़ेगा, हर जगह लड़ेगा, लेकिन कभी सरेंडर नहीं करेगा। और यही वो जज्बा था जिसने आगे चलकर युद्ध का पासा पलटने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई।